बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत ही अहम ख़बरें हैं और सबसे पहली ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में या उनकी हुकूमत को जिस वक्त ख़त्म किया गया और पीडीएम की हुकूमत बनाई गई, उस वक्त भी ज़्यादातर लोग ये कहते थे और ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि इमरान खान साहब ने जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात को ख़राब किया। इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि उन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात को मुतासर किया, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मुतासर किया, अमेरिका और यूरोप के साथ ताल्लुकात को मुतासर किया और यूएई के साथ ताल्लुकात को मुतासर किया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं। इन ममालिक में से किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जो इमरान खान साहब के ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे। ख़ुसूसन चाइना ने, सऊदी अरब ने और यूएई ने तो ऐसी कोई बात की नहीं। और अब जो हुकूमत इस दावे के साथ बनी कि वो इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेगी, सवाए अमेरिका के। अमेरिका को इमरान खान को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात थे। इमरान खान साहब का इल्ज़ाम ये है कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो कहीं लॉबिंग कर रहे थे अमेरिका में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और उस लॉबिंग के नतीजे में ये साबित किया जा रहा था कि इमरान खान साहब एंटी अमेरिका हैं और बाजवा साहब जो है वो प्रो अमेरिका हैं। तो इस किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान साहब की जमात की जानिब से और उनकी जानिब से लगाए गए। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी उन लोगों ने सामने रखे थे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो एक प्रोपेगेंडा लगातार चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने स्पेशली सऊदी अरब, यूएई और चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब कर दिया। अब अगर आप देखें, गौर करें कि पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब से क्या गेन किया, तो अब तक की इतला ये है कि बहुत सारे वादे मौजूद हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड गुज़िश्ता 2-2.25 साल में ये हुकूमत सऊदी अरब से कोई फ़ायदा नहीं ले पाई। आखिरी फ़वाइद बड़े जो हैं वो वही हैं जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत ने सऊदी अरब से लिए थे, या वही टाइम था जब इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमारे कैदियों के बारे में, मेरे जो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम करते हैं उनके बारे में, उनके रिलीफ़ के बारे में, उनकी नौकरियों की ज़मानत के बारे में, उनके केसेस के बारे में। तो इमरान खान साहब ने कोशिश की थी जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में या यूएई में काम करते हैं उनकी इज़्ज़त जो है वो भी बहाल हो और उनके लिए काम करने में आसानियाँ पैदा हों। तो वही चीज़ें हैं और इमरान खान साहब ने कुछ सहूलतें उनसे ली थी, तेल की मद में, पैसों की मद में। मामला उससे आगे कोई बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब ने दावे बहुत बड़े बड़े किए, बहुत बुलंदोबांग दावे किए। $1 अरब से शुरू होकर $10 अरब तक उनके दावे चले गए सऊदी अरब को लेकर, फिर बाद में इससे भी ऊपर चले गए। तो कोई प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आया कि यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वो लोग, और अगर कहीं वो लगा रहे हैं तो वो कौन से एसेट्स हैं जो उनको बेचे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सरमायाकारी आना तब तक तो मुमकिन नहीं है जब तक कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी ना करें। सरमायाकारी के हवाले से मैंने एक पूरा वीलॉग किया था, आपको बताया था कि किसी मुल्क में जब लोग सरमायाकारी करने आते हैं या अपना पैसा किसी मुल्क में कारोबार में लगाते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो अपने दिमाग में रखते हैं। तो वो चीज़ें जब तक पाकिस्तान में ठीक नहीं होंगी तब तक लोग पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाएंगे। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्या दिया? इस हुकूमत की कारकर्दगी नील बटा नील। यूएई ने पाकिस्तान को क्या दिया? इस हुकूमत की कारकर्दगी, चाहे ये पहले पीडीएम 1 हो या पीडीएम 2 हो, इनकी कारकर्दगी नील बटा नील। अब चाइना गए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पूरा एक बहुत बड़ा वफ्द लेकर। उसके बाद ख़बरें छप रही हैं आलमी मीडिया में, और ये जो मेन ख़बर है ये जनाब छपी है द डिप्लोमेट में। द डिप्लोमेट की जो खबर है वो ये कह रही है कि अपेरेंटली चाइना हैज़ डिसाइडेड टू डाउनग्रेड रिलेशन विद पाकिस्तान फ्रॉम द हाइएस्ट प्रायोरिटी टू अ प्रायोरिटी इन इट्स फॉरेन रिलेशंस। कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको डाउनग्रेड कर रहा है। यानी जिस तरह ये ताल्लुकात एक दौर में बहुत अहमियत के हामिल और बहुत बुलंद सतह के ऊपर रखे जाते थे, एक हाईएस्ट प्रायोरिटी होती थी, सबसे बुलंद तरजीह ये होती थी, वो अब सिर्फ एक तरजीह है। यानी चाइना के पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात नहीं हैं जो माजी में हुआ करते थे। जो टोटल आर्टिकल है वो बहुत तफसील के साथ लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बताया गया कि यही शहबाज शरीफ है, जब ये सूबाई हुकूमत में थे तो फिर शहबाज स्पीड का इनको नाम दिया जाता था, चाइनीज़ डिप्लोमेट्स की जानिब से ये बातें की जाती थी। लेकिन वो दौर वो था जब यहाँ मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे थे, बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद आपको बहुत सारी और ज़िम्मेदारियाँ संभालनी पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब इस काबिल दिखाई नहीं दिए। चाइना को 2 बड़े कंसर्न्स हैं पाकिस्तान को लेकर, और उन 2 कंसर्न्स की मौजूदगी में पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं। और ये दोनों कंसर्न जो है वो मौजूदा हुकूमत से रिलेटेड है, साबिका हुकूमत से रिलेटेड नहीं है। यानी जो दावे किए गए
जो बार बार ये कहा गया कि इमरान खान ने चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। यूएई और सऊदी अरब का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान ने जो चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब किए हैं, इसके ऊपर जो बार बार एक बयानिया बनाया गया, उसका जवाब ये है कि इमरान खान साहब के बारे में कभी चाइना ने इस तरह से बातचीत नहीं की। लेकिन यहाँ पे जो एलामिये जारी होते हैं उनके ऊपर एक एनालिसिस खड़ा किया है द डिप्लोमेट ने, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि चाइना की प्रायोरिटी में पाकिस्तान अब वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। और उसके जो दो बड़े सॉलिड और बड़े रीजंस उन्होंने दिए, बड़ी वजूहात। एक वजह वो बताते हैं जी कि वो है सिक्योरिटी। पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी है, ये एक बहुत बड़ा और सीरियस इशू है और इस इशू को लेकर चाइनीज़ हसास है, तो ये एक बड़ा अहम मामला है। दूसरा इस्तेहकाम, कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, एक इस्तेहकाम नहीं आ रहा। देखिए, जो पाकिस्तान की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो तो हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक एक तरफ खड़ी हुई है और पाकिस्तान की हुकूमत एक तरफ खड़ी हुई है। पब्लिक ने किसी और को हुकूमत दी थी और लगभग 70% से ज़्यादा वोट डाल दिए थे एक पॉलिटिकल पार्टी को। वो 180 के करीब कौमी असम्बली की सीटें जीती थी। इस पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट भी दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, और ये इनका ताल्लुक PMLN से था, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की रात में इवन जियो न्यूज़ ने, जो PMLN का बड़ा पसंदीदा न्यूज़ चैनल है और इमरान खान साहब के अगेंस्ट ज़्यादातर जाता है, उसने जो रिज़ल्ट दिखाए उनके मुताबिक NA1 से लेकर NA130 लाहौर तक 90% सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। लेकिन फिर रिज़ल्ट रोक दिए गए। कराची की 17 सीटों पर लोग 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, लेकिन फार्म 47 में किसी और को जितवा दिया गया। अगर यही सीटें आप अलग कर लेना तो 115 और 17 आप ये मिलाएं तो 130 सीटें तो यहाँ से खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी और बाकी नशिस्तें अलग हैं। तो 180 की जीत वो क्लेम करते हैं कि 180 के करीब सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। अब तहरीक इंसाफ को हटाकर PDM की सरकार बना दी गई। अब ये जो PDM की सरकार बनी है फॉर्म 45 के ऊपर, जिनका हक नहीं है हुकूमत करने का, लेकिन ये 47 की पर्ची के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं ला पा रहे। क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इस्तेहकाम, लोगों के अंदर एतमाद हो, लोग हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करें, हुकूमत के साथ मिलकर काम करें, टैक्स पे करें, ज़रा एतमाद का माहौल बने, लोग इन्वेस्टमेंट करें, पैसा निकालें बैंकों में से या तिजोरियों में से, उसको सर्कुलेट करें मुआशरे के अंदर, सिस्टम के अंदर, और उस पैसे के अंदर से फिर टैक्स इकट्ठा हो, गवर्नमेंट का कारोबार चले। तो ये एक एतमाद की फ़िज़ा पाकिस्तान में बन नहीं पा रही। एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है, दूसरा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं जो चाइना को कंसर्न्स हैं। इन दो चीज़ों के बारे में निशानदेही की गई है कि इनकी वजह से चाइना पाकिस्तान को उस तरह प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा, उस तरह पाकिस्तान को अपनी तरजीह में नहीं रख रहा जैसे चाइना पाकिस्तान को पहले कभी रखा करता था। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट है। अब इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, इसका तायुन आप खुद कर लें। मैं ज़िम्मेदारियों का तायुन करना शुरू करूँगा तो मैं ही ज़िम्मेदार ठहर जाऊँगा, फिर जो मेरे साथ होगा वो आप सब जानते हैं। एक और बड़ी चीज़ है, जो मुल्क तरक्की कर रहा होता है ना, लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो नौजवान मिलता है, जो कारोबारी आदमी मिलता है, वो कहता है जी मैं पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता हूँ। ये एक और नई रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी जो ज़रखेज़ दिमाग है, जो काम करना जानते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो सरमायादार हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। 119% का बड़ा इजाफा हुआ है पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का, जिसने हुक्मरानों की जानिब से कौम के मुस्तकबिल को रोशन और सुनहरा बनाने के दावों की कली खोल दी है। पोल खुल गया हुकूमत का। कैसे खुला? ये इक्तसादी सर्वे है 2023-24 का। इसमें जो हुकूमत ने बताया है, यानी ये हुकूमत का इक्तसादी सर्वे है, इकनॉमिक सर्वे हुकूमत पाकिस्तान का है। ये कोई मैं ज़ाती तौर पे सर्वे करके नहीं आ गया ना, मैंने वो मरियम नवाज़ की पॉपुलैरिटी वाला अफ्रीका वाला सर्वे करवाया कि वो एक अफ्रीकन जो है वो फर्म उठाई, उससे सर्वे करवा लिया। बल्कि उनको तो अब एक नोटिस भी करने जा रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब से मेरी बात हुई है कि वो उनको पूछने जा रहे हैं, जनाब आपने ये सर्वे कैसे कर दिया कि 55% पॉपुलर आपने एक ऐसी खातून को करार दे दिया जो अपना इलेक्शन हारी हुई है, जिनको कोई देखना नहीं चाहता हुकूमत के अंदर, और अवाम इन लोगों से मुतनफ़र है, तो आप 55% की पॉपुलैरिटी उनको दे रहे हैं। बताएं ज़रा आपने सर्वे कैसे किया है? तो उसको तो चैलेंज करने जा रहे हैं। रिट उनके खिलाफ होने जा रही है अदालत में। अब वो खुद ही जवाब देते फिरेंगे, पता तो चले इनका दफ्तर कहाँ पे है, तरीकाकार क्या है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, इनका नंबर क्या है, ये कहाँ बैठते हैं, कितने घंटे काम करते हैं। जब ये सवालात के जवाब आएंगे तो बड़े पोल खुलेंगे, आपको पता चल जाएगा।
बहरहाल ये 2023-24 का जो सर्वे उसने बताया कि 2023 में जो आला तालीम याफ्ता, आला तरबियत याफ्ता जो अफराद हैं, 45,687 अफराद बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए रवाना हो गए, जबकि 2022 में इसी तरह के आला तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता अफराद जो है वो 20,865 की तादाद में बाहर गए थे। तो ये जो इजाफा है ये 119% का इजाफा है। 2023 में पंजाब से 4,99,301, खैबर पख्तूनख्वा से 2,10,150, सिंध से 72,382 और कबायली इलाकों से 36,609 मजदूरों ने बैरून मुल्क हिजरत की है। माहिरीन का कहना है कि 2021 के आखिर में शुरू होने वाले माशी बहरान के सबब ब्रेन ड्रेन में इजाफा हुआ है। तकरीबन 50% सनती यूनिट जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से मुलाजमतों में बहुत ज़्यादा कमी हुई पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी वर्कर जो हैं वो फिर पाकिस्तान छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। और सर्वे के मुताबिक मजमूई तौर पे दुनिया के 50 ममालिक में 13.53 मिलियन पाकिस्तानी क़याम पज़ीर हैं। इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब हम बात करते थे ना, तो 1 करोड़ से कम इनकी तादाद थी। हम ये कहते थे कि 90 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज़ बाहर हैं। 90 लाख का फिगर मुझे अच्छी तरह याद है कि 90 लाख 95 लाख का फिगर होता था, 1 करोड़ से नीचे होते थे। और अब ये 13.53 मिलियन, यानी ये लगभग 1 करोड़ 30 लाख या 35 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है वो दुनिया के 50 ममालिक में रहते हैं, जिनमें से 96% पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में रोज़गार की सहूलियात हासिल कर रहे हैं। यानी ये जो अरब ममालिक हैं आपके या गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 96% पाकिस्तानी है, बाकी सारे यूरोप में, अमेरिका में और बाकी मुल्कों में जाकर रहते हैं। तो नादरीन, ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से। डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर्स जा रहे हैं, सरमायाकार जा रहे हैं, सनतकार जा रहे हैं, टेक्निकल लोग जा रहे हैं, IT एक्सपर्ट्स जा रहे हैं, लॉयर्स जा रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दिमाग किसी मुल्क को चलाने के काम आते हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। और ऐसे में सिर्फ ज़हीन लोग बाहर नहीं जा रहे, बल्कि हमारे जो अपने एसेट्स हैं वो भी दांव पर लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो पहली बात मेरे दिमाग में आई वो ये आई कि OLX पे ही बेचने से अच्छा है पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता। यानी स्टेटमेंट आप देख लें। कमालिया में मीडिया से बातचीत कर रहे थे वज़ीर ख़ज़ाना। उन्होंने कहा जी कि टैक्स टू GDP की मौजूदा शरह 9.5% पायदार नहीं है। खैरात से स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और अस्पताल तो चल सकते हैं, मगर मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है। यानी वो ये कह रहे हैं कि स्कूलों को, यूनिवर्सिटियों को और सेहत के और तालीम के इदारों को खैरात से चलाया जाए और मुल्क टैक्स से चलाया जाए। ऐसा नहीं है। दुनिया के फार्मूलाज आप जाके देखें दुनिया कैसे चलती है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स टू GDP है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और टैक्सेस को बढ़ाने के अलावा उन्होंने कहा कि जो छूट दी जाती है, सब्सिडीज़ दी जाती हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। जो बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया, जिस स्टेटमेंट को हेडलाइन भी बनाया गया, तमाम मीडिया हाउसेस ने उसको हेडलाइन के तौर पे उठाया, वो बड़ा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रियासती जो इदारे हैं वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं, और जो खसारा है उसको अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। PIA का खसारा उन्होंने कहा जी 622 अरब रुपए है जो हुकूमत को मुंतकिल हुआ है। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है और आगे जाना है तो हमें सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। यानी जितने भी इदारे चल रहे हैं हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम, वो प्राइवेट सेक्टर को देने पड़ेंगे, और प्राइवेट कंपनीज आकर, चाहे वो बाहर से आए चाहे वो पाकिस्तान में बने, वो उन इदारों को चलाएंगी। अगर मुल्क को रिलीफ चाहिए तो हुकूमत का तमाम बोझ और खसारा कम करना पड़ेगा, और हम ये करने जा रहे हैं। यानी आपके बहुत सारे जो सरकारी इदारे हैं, PIA हो गया, रेलवे हो गया, बाकी इदारे हो गए, मेरे ख्याल में रफ्ता रफ्ता हुकूमत ये सारे इदारे जो है वो अब बेचना शुरू कर देगी। बाहर से भी ख़रीदने वाले हो सकता है आ जाए, पाकिस्तान के अंदर से भी ख़रीदने वाले हो सकता है आ जाए, लेकिन जिस तरीके से इन इदारों को चलाया गया है और जो चीज़ें इनके अंदर शामिल कर दी गई हैं, इस तरह तो इनको कोई भी नहीं ख़रीदेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन इदारों को हुक्मरानों ने अपनी ज़ाती अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया है, और इनका सारा स्ट्रक्चर बिगाड़ कर रख दिया है। अगर इनका स्ट्रक्चर तब्दील करना है तो फिर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा हर इदारे का, और हर इदारे के अंदर स्ट्राइक होगी, एहतजाज होंगे, तो ये बड़ा लंबा भी एक चक्कर है। लेकिन पाकिस्तान को इससे निकालने के लिए अब इनको यही फार्मूला समझ आ रहा है कि बेच दे। नाज़रीन, आपको गुजरांवाला लेकर जाता हूँ, एक आखिरी खबर है आपको देता हूँ, ज़रा आप मवाजना करके देखें कि एक्चुअली हो क्या रहा है।
इस वक्त गुजरांवाला में सनम जावेद और आलिया हमजा दोनों कैद हैं और वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं मुझे ये बात बताई सनम जावेद के शौहर अतीक साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि ये पैगाम दिया गया सनम जावेद को इन्वेस्टिगेशन करने वालों की जानिब से मुबैना तौर पे कि हमने गुजरांवाला पुलिस ने ये ज़िम्मेदारी उठाई है और ये वादा किया है कि हम आपको तोड़ कर दिखाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने 1 साल बर्दाश्त कर लिया, आप लोग नहीं टूटे, आपका हौसला नहीं टूटा, लेकिन गुजरांवाला पुलिस ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम आपको तोड़ कर दिखाएंगे। फिर वो बता रही है गाड़ियों के अंदर घंटों बिठाया जाता है, तंदूर की तरह गर्म गाड़ी होती है और बहुत सारी जो है वो तकालीफ दी जा रही है। तो ये तो एक पुलिस का आज़म है। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर आपको देता हूँ, हमारे गुजरांवाला के एक ब्यूरो चीफ है, सीनियर जर्नलिस्ट है हाफिज़ शाहिद मुनीर, प्रेस क्लब के ओहदेदार सदर भी रहे हैं। हाफिज़ शाहिद मुनीर साहब ने गुजरांवाला के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं CPO, उनको ये कहा था कि यहाँ पे एक बदमाश है जो मंशियात बेचता है, और उन्होंने ये बताया कि ये बबलू नाम का जो बदमाश है ये मंशियात ऐसे बेचता है कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त 2 वक्तों में आकर ये क्लाशनकोफ का ब्रश चलाता है, और जब ये गोली चलाता है तो फिर मंशियात ख़रीदने वाले इकट्ठे हो जाते हैं और फिर लाइन बना लेते हैं और ये 10 मिनट के अंदर अपनी मंशियात बेचकर चला जाता है। यानी ये सिक्योरिटी खड़ी करता है, ब्रश चलाता है क्लाशनकोफ के, उससे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये बेचकर चला जाता है। अच्छा, 2 टाइम इसने रखे हुए हैं, एक उनके बकौल ये है कि सुबह 4 बजे के करीब है, रोज़ाना ऐसा करता है और 10 मिनट में मंशियात बेचता है, और उसके बाद रात को एक वक्त में ये आता है, गोली चलाता है, मंशियात खरीदने वाले इकट्ठे होते हैं, उनको बेच के ये चला जाता है। ये बात जब बताई सीनियर पुलिस अफसरान को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, वो ऑडियो मौजूद है मेरे पास, तो हुआ ये कि बजाय उसके ऊपर कोई अमल दरामद किया जाता, उन्होंने कहा जी हम पकड़ लेंगे इसको। और चंद महीने गुजरने के बाद सूरत हाल क्या है, ये ज़रा एक वीडियो छोटी सी आप देख लीजिए। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, इसमें हाफिज़ शाहिद मुनीर साहब खुद अपने मोबाइल फ़ोन से बना रहे हैं कि यही जो मंशियात फरोश हैं, बजाय इसके कि उनको पुलिस पकड़ती, वो अब पीछे इनके घर की बैक साइड पे खड़े होकर गोलियां चला रहे हैं, पानी में भी और इनकी दीवारों पे भी, और उन्होंने 9 गोलियां मारी हैं जो आकर इनकी दीवारों पे लगी हैं इनके घर की, और वो इनको हरासा कर रहे हैं। तो पुलिस का काम जो है ना वो ऐसे लोगों को तोड़ना होता है। सनम जावेद और आलिया हमजा जैसी आम औरतों को, ख़वातीन को तोड़ के कोई बड़ा कारनामा राणा अयाज सलीम साहब आप लोग नहीं करने जा रहे। इसको तोड़ें, पता चले कि आपने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।